आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम रैयत स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और उसके पश्चात महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पिछले व्याख्यान में हमने स्थायी बंदोबस्त से संबंधित पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की थी। स्थायी बंदोबस्त की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम ये देखते हैं कि इस स्थायी बंदोबस्त का कृषकों पर क्या प्रभाव पड़ा। स्थायी बंदोबस्त के प्रारंभिक वर्षों में संभवतः कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस अवस्था के अंतर्गत जमींदार कृषकों का शोषण तथा उत्पीड़न करने लग गए। इस अवस्था में किसानों से भूमि का स्वामित्व छिन गया। किसान जो भूमि के मालिक थे वे अपने ही घर में किराएदार बन गए। जमींदारों के साथ समझौता करने के संबंध में मेटकाफ ने लिखा, हमने एक स्वामी वर्ग तैयार कर देश की समस्त संपत्ति को नष्ट कर दिया और दूसरों की संपत्ति इस स्वामी वर्ग के अधीन कर दी। इस प्रकार इस व्यवस्था में ऊपरी स्तर पर सामंतवाद तथा निम्न स्तर पर दास प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। जिस समय स्थायी बंदोबस्त किया गया था उस समय भूमि की नाप ठीक से नहीं की गई थी। इस कारण भू राजस्व की दर जल्दबाजी में तय की गई, लेकिन सरकार ने यह निश्चित नहीं किया कि वे किसानों से कितना लगान लेंगे। अतः किसानों से अधिक लगान वसूल किया जाने लगा। किसानों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लगान का भार किसानों पर इतना अधिक बढ़ गया कि उनको लगान देने के लिए नियमित रूप से ऋण लेना पड़ता था। अनेक बार लगान देने के बाद किसानों के पास अपने जीवन निर्वाह के लिए भी कुछ नहीं बचता था, इसीलिए जीवन निर्वाह के लिए ऋण लेना अनिवार्य हो जाता था। इस प्रकार कंपनी शासन के अंतर्गत उत्पन्न हुई जमींदारी व्यवस्था किसानों के शोषण का दोहरा कारण बन गई। एक ओर तो अत्यधिक लगान के रूप में और दूसरी ओर ऋण के ऊपर दिए जाने वाले ब्याज के रूप में। इस व्यवस्था से आर्थिक हानि होने लगी। अधिकतर जमींदारों ने भूमि सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल अधिकतम लगान वसूल करने पर केंद्रित था। किसानों की दशा सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। किसानों को पूर्ण रूप से जमींदारों पर आश्रित कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों से वसूल की जाने वाली भू राजस्व की दर बहुत ऊंची निर्धारित की गई। जो जमींदार निर्धारित दर से लगान नहीं चुका सके उनकी भूमि छीन ली गई तथा राज्य द्वारा बेच दी गई। लेकिन जिन जमींदारों ने कठिन परिश्रम करके प्रारंभ में निर्धारित दर से भू राजस्व चुका दिया वे बाद में धीरे धीरे धनवान बन गए तथा गांव या जमींदारी में न रहकर बड़े बड़े नगरों में बड़े शान शौकत रहने लगे, जिसे अनुपस्थित भूस्वामी एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म कहा जा सकता है। इससे एक परजीवी वर्ग, वह प्राणी जो दूसरे प्राणी से पोषण पाता है, की उत्पत्ति हुई। यह वर्ग भूमि तो धारण करता था किंतु उसकी देखभाल नहीं करता था। गांव से अनुपस्थित रहने वाले जमींदारों ने किसानों से भू राजस्व वसूल करने के लिए गांवों में अपने एजेंट नियुक्त किए। जमींदार के ये एजेंट उप भूस्वामी बन गए और इस प्रकार बिचौलिए वर्ग का सृजन हुआ। यह एक दूसरा परजीवी वर्ग था जिसने किसानों पर अत्यधिक बोझ डाल दिया तथा कानूनी और गैर कानूनी सभी तरह से किसानों का शोषण करने लगा। यह व्यवस्था वास्तविक जमींदारी व्यवस्था के लक्ष्यों के विपरीत थी। सरकार ने किसानों के शोषण को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाया, बल्कि जमींदारों के हितों का ध्यान रखते हुए उनके अधिकारों में वृद्धि कर दी। नई स्थिति में किसानों और सरकार के बीच अनेक मध्यस्थ उत्पन्न हो गए। इन मध्यस्थों का उद्देश्य किसानों से अधिकतम लगान वसूल करना था।
भूमि के ये ठेकेदार किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। किसानों की दशा पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। अशिक्षित होने के कारण किसान को भू राजस्व की दर मालूम नहीं थी, जिसका लाभ जमींदार और उसके कारिंदे उठाते थे। इस व्यवस्था में किसानों से लिए जाने वाले भू राजस्व की दर के साथ किसानों को पट्टे देने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन जमींदारों द्वारा हर स्थान पर अपनी रैयत को पट्टे जारी नहीं किए गए और जहां पट्टे जारी किए गए उनका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। यद्यपि रैयत को यह अधिकार दिया गया था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए जमींदारों के विरुद्ध न्यायालयों में जा सकते हैं, किंतु ऐसा करने के लिए न तो उसे साधन उपलब्ध कराए गए, न कोई ऐसा समझौता हुआ। जमींदारों के पास सब तरह के साधन उपलब्ध होने से वह स्वेच्छा से जैसा चाहे कर सकता था। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारी प्रथा सामाजिक एवं आर्थिक शोषण के प्रतीक बन गई। यदि कार्नवालिस 1790 ईस्वी में किया गया 10 वर्षीय समझौता चालू रहने देता तो किसानों की दुर्दशा को देखा जा सकता था और बाद में इस व्यवस्था से उत्पन्न बुराइयों को दूर करके इससे अच्छी व्यवस्था लागू कर सकता था, जिसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलता। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के प्रति अत्यधिक उत्साहित और उतावला था, अतः वह अपनी योजना को स्थगित करके उसके परिणामों पर विचार करने की बात सोच ही नहीं सका। कार्नवालिस की श्रेष्ठ योजना ने धैर्य के अभाव में अपनी श्रेष्ठता को छोड़ दिया। कार्नवालिस के बाद आने वाले गवर्नर जनरलों ने किसानों की दुर्दशा की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें तो अपने निश्चित भू राजस्व से मतलब था और जब यह नियमित रूप से नहीं मिलता था तो जमींदारों को बेदखल करके उनकी ज़मीन बेचकर अपनी रकम वसूल कर लेते थे। 1793-98 में लगभग 1700 से ज़्यादा जमींदारियाँ नीलाम की गई तथा नए जमींदारों के आ जाने से किसानों की दशा और भी दयनीय हो गई। अब हम दूसरी जो एक भू राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी भूमि बंदोबस्त अनेक प्रयोग करने के पश्चात उत्तर भारत में लागू किया गया था, विशेषकर अवध प्रांत में, आगरा, अवध इत्यादि क्षेत्र में। इस बंदोबस्त में भूमि कर की इकाई किसान का खेत नहीं बल्कि ग्राम या महाल माना गया था। गांव की समस्त भूमि ग्राम सभा की सम्मिलित भूमि थी, जिसे भागीदारों का समूह बॉडी ऑफ को-शेयरर्स कहते थे। भूमि कर देने के लिए यह पूरा समूह उत्तरदायी होता था। दूसरे शब्दों में सरकार के द्वारा कुछ गांवों को महाल में एकत्रित करके उस महाल का लगान निश्चित कर दिया जाता था और फिर उस लगान को गांव में विभाजित किया जाता था। यद्यपि कई स्थानों पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी माना गया, किंतु अधिकतर महालवाड़ी बंदोबस्त में सामूहिक रूप से गांव या महाल के आधार पर लागू किया गया। प्रत्येक गांव भू राजस्व की मांग के संबंध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता था, किंतु महाल पर लगाए गए भू राजस्व में अंतर नहीं किया जाता था। प्रत्येक किसान अपना खेत जोतता था तथा अपने हिस्से का भू राजस्व देता था, लेकिन साथ ही वह अपने साथी किसानों के भू राजस्व के लिए भी उत्तरदायी था। इस प्रकार महालवाड़ी उत्तरदायित्व बंदोबस्त में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ साथ सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता था। यदि कोई किसान अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज उस भूमि को ग्रहण कर लेता था। ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि का स्वामी होता था।
उत्तर पश्चिमी प्रांत में पहले जमींदारी व्यवस्था स्थायी रूप से लागू करने का निश्चय किया गया। इसमें भारतीय राज्यों द्वारा हस्तांतरित और अंग्रेज़ों द्वारा विजित क्षेत्र शामिल थे। हस्तांतरित क्षेत्र वह था जिसे अवध के नवाब ने 1801 ईस्वी में कंपनी को सौंपा था। सुरजी अंजन गांव की संधि के बाद सिंधिया से जो क्षेत्र प्राप्त हुए थे उन्हें विजित क्षेत्र कहा गया। इसमें पानीपत, सहारन, अलीगढ़ और आगरा के जिले सम्मिलित थे। हस्तांतरित और विजित क्षेत्रों में राजस्व मंडल द्वारा 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभिक समझौते किए गए 1803 से 1807 ईस्वी के बीच। शेष लगान संबंधी समझौते बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स द्वारा किए गए। विजित क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के प्रश्न पर बंगाल सरकार और कंपनी के संचालक मंडल के बीच गहरे मतभेद थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन आ रहा था। कंपनी के बढ़ते हुए साम्राज्य के खर्च और अपने देश के औद्योगिकीकरण की मांग को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, जो कि स्थायी बंदोबस्त द्वारा संभव नहीं था। इधर इंग्लैंड में शास्त्रीय अर्थशास्त्र और भूमि किराया आदि के सिद्धांत लोकप्रिय हो रहे थे। इन परिस्थितियों में महालवाड़ी व्यवस्था ने 1819 और 1822 के बीच निश्चित रूप ग्रहण किया। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के सचिव मैकेंजी ने यह सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण कराया जाए और भूमि से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का लेखा तैयार किया जाए तथा प्रत्येक गांव या महाल से कितना कर लेना है यह भी तय किया जाए। प्रत्येक ग्राम से भूमि कर प्रधान या लंबरदार द्वारा संग्रह करने की व्यवस्था की जाए। 1822 के रेगुलेशन द्वारा इसे कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया। जहां जमींदार लगान एकत्रित करते थे वहां लगान भू किराए का 30% किया गया, किंतु उन क्षेत्रों में जहां भूमि ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि थी वहां कर भूमि किराए का 95% तय कर दिया गया। यह लगान बहुत अधिक था और इसे लागू भी कठोरता से किया गया। महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। भूमि की उत्पादन शक्ति, उसका मूल्य, उसका किराया तय करना और भूमि का वर्गीकरण करना आसान काम नहीं था। अधिकांश अधिकारियों ने इन कार्यों को पूरा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। भूमि के अभिलेखों के बारे में भी पूरी जानकारी संभव नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन के अधीन भू स्वामित्व में निरंतर परिवर्तन आ रहे थे। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था में लगान एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित किया गया था, किंतु सरकार की मांग अत्यधिक होने के कारण तथा कर वसूली में कठोरता होने के कारण यह व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए। इसके द्वारा भूमि की उपज एवं भूमि किराए का अनुमान लगाने की पद्धति सरल बना दी गई। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि के लिए अलग अलग औसत किराए निश्चित किए गए। पहली बार लगान निश्चित करने के लिए मानचित्रों और पंजिकाओं का प्रयोग किया गया। नई भूमि योजना तैयार की गई। इस योजना के अनुसार एक भाग की भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, जिसमें खेतों की वास्तविक स्थिति देखी जाती थी। बंजर भूमि तथा उपजाऊ भूमि को स्पष्ट रूप से पंजीकृत किया गया। इसके बाद समस्त मांग और फिर समस्त गांव की भूमि का अध्ययन कर भूमि कर निर्धारित किया गया। प्रत्येक गांव या महाल के अधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल समायोजित करने का अधिकार दिया गया। भूमि किराए का 66% राज्य सरकार का हिस्सा तय किया गया और यह व्यवस्था 30 वर्ष की अवधि के लिए लागू कर दी गई। 1855 ईस्वी में सरकार ने
लगान को कुल पैदावार का आधा भाग कर दिया, किंतु आधा भाग निर्धारित करते समय भविष्य में होने वाली वृद्धि का भी ध्यान रखा गया। अब हम देखते हैं कि इस व्यवस्था का कृषकों पर क्या प्रभाव पड़ा। किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। बंगाल में जो है भूमि नीति में संपत्ति संबंधी अधिकारों को महत्व दिया था, किंतु यह नीति इस बंदोबस्त में नहीं अपनाई गई थी। फिर भी संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त करने के लिए यहाँ होड़ मच गई और जमींदारी व्यवस्था के सभी लक्षण प्रकट होने लगे। अतः यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप कही जा सकती है। लगान संबंधी निर्णय जल्दबाजी और लापरवाही में किए गए। अधिकांश समझौतों में लगान दर गलत अभिलेखों या अपूर्ण अध्ययन के आधार पर तय की गई तथा इन निर्णयों को कठोरता से लागू किया गया। इस कारण केवल कानपुर क्षेत्र में ही प्रथम 3 वर्ष की अवधि में 238 जमींदारों को अपने भूमि अधिकारों से वंचित होना पड़ा। भूमि का स्वामित्व बदलते रहने का घातक प्रभाव किसानों पर पड़ा। इस व्यवस्था में भूमि कर बहुत अधिक तय किया गया था। किसानों को अत्यधिक कठिनाई उठानी पड़ी और अंततः इन क्षेत्रों में भी भूमि व्यापारियों और साहूकारों के हाथ में आ गई। चूँकि यह व्यवस्था जमींदारी प्रथा का ही संशोधित रूप थी, अतः जमींदारी प्रथा के समस्त दोष इस क्षेत्र में उत्पन्न हो गए। करों का भारी बोझ होने के कारण किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। चूँकि यह व्यवस्था बोर्ड द्वारा बहुत कठोरता से तैयार की गई थी, जिसमें पुराने जमींदारों या तालुकेदारों के अधिकारों की अवहेलना की गई थी, अतः इस पद्धति की कठोरता ने ही 1857 में तालुकेदारों को विद्रोह करने